आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम मनोविच्छेदी विकृति डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कन्वर्जन हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ईटियोलॉजी है, इसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आज का डिसऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, और एज ए पर्सन ये काफ़ी कॉमन है, मतलब ज़्यादातर लोगों में ये डिसऑर्डर देखा जाता है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इसका नाम है मनोविच्छेदी विकृति डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो पहले देखते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में होता क्या है। तो मनोविच्छेदी विकृति एक काफ़ी कॉमन मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति की स्मृति होती है, व्यक्ति की स्मृति हो गई या व्यक्ति का जो कॉन्शियस माइंड है उसमें माल फंक्शनिंग हो जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कह सकते हैं कि वो समन्वित होकर समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में पर्सन का जो मेंटल प्रोसेस होता है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब ये किस रूप में डिस्टर्ब होती हैं, तो यहाँ पर जब हम इसके टाइप्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस किस तरीके से डिस्टर्ब होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 टाइप बताए गए हैं: मनोविच्छेदी स्मृति लोप, डिसोसिएटिव एमनीसिया, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति डिसोसिएटिव फ्यूग, मनोविच्छेदी पहचान विकृति डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या जिसे आप DID के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविच्छेदी स्मृति लोप के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है कि स्मृति लोप, यानी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो पर्सन के मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, स्मृति से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। इसमें पर्सन कुछ अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है, इम्पॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनको सही ढंग से रिकॉल नहीं कर पाता है, उसको दोबारा याद करने में उसे प्रॉब्लम होती है। और इसका जो नेचर होता है वो काफ़ी तनावपूर्ण होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि कई बार पर्सन के साथ कोई मानसिक घटना, मानसिक आघात लगा हो तो उससे क्या होता है कि उसकी स्मृति पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और वो चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से फिर उसका जो सामाजिक समायोजन है, जो दूसरों के साथ उसका समायोजन है, उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अब यहाँ पर एमनीसिया के कई टाइप्स बताए गए हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला आपका है पश्चगामी स्मृति लोप, रेट्रोग्रेड एमनीसिया। अब रेट्रोग्रेड एमनीसिया में क्या होगा कि ये एक ऐसा लोकलाइज्ड एमनीसिया है, स्थानीयकृत एमनीसिया है, स्मृति लोप है, जिसमें कि जब पर्सन के साथ कोई मानसिक आघात वाली घटना घटती है तो उस घटना के ठीक पहले की जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो अनुभूतियाँ रहती हैं, वो पर्सन भूल जाता है। या जैसे एक पर्सन है, उसके बहुत क्लोज कोई है और उसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मानसिक आघात उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसके अंदर रेट्रोग्रेड एमनीसिया पाई जाती है तो वो क्या होगा कि इस घटना के पहले की चीज़ें वो भूल जाएगा, पहले की अनुभूतियाँ वो सही से याद ही नहीं कर पाएगा। ये किस में हो रहा है? रेट्रोग्रेड एमनीसिया में। जहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि रेट्रोग्रेड एमनीसिया में जो घटना है, जो मानसिक आघात है, उससे ठीक पहले की चीज़ें पर्सन भूल जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एंट्रोग्रेड एमनीसिया की या अग्रगामी स्मृति लोप की तो इसमें पर्सन आगे की चीज़ों को भूल जाता है। जैसे जब मानसिक आघात उसके साथ घटा, मानसिक आघात उत्पन्न हुआ, तो मानसिक आघात उत्पन्न होने के बाद की जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उन चीज़ों को वो भूल जाता है, उन चीज़ों को वो रिकॉल नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करें हम, सेलेक्टिव एमनीसिया या कैटेगोरिकल
एमनीसिया। इसमें क्या होगा, तो इसमें रोगी कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही भूलता है। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें नहीं भूल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आ रहा था, बस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को भूल जाता है, बाकी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं, याद रहती हैं। और लास्ट हम बात करें जनरलाइज एमनीसिया की, तो जनरलाइज एमनीसिया आपने देखा होगा, मतलब फिल्मों में ज़्यादातर यही दिखाते हैं कि पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी की घटनाओं को ही भूल गया, उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, वो याद करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। अब इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत बच्चों में भी देखी गई है। मतलब शुरुआत की बात करें तो बच्चों में भी देखा गया है। अगर बच्चों में देखा गया है तो हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत बच्चों से लेकर वयस्कों में किसी भी उम्र में देखने को मिल सकती है। यानी ये जो डिसऑर्डर है ये बच्चों में भी देखने को मिलता है और बड़ों में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो अवधि है, इस डिसऑर्डर की जो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है कि पर्सन कुछ मिनट के लिए चीज़ों को भूल गया है, या हो सकता है कि कुछ घंटों या कुछ महीनों या कई सालों तक उसको वो चीज़ें याद ही नहीं आ रही हैं, सालों तक वो भूल गया है। तो ये है आपका डिसोसिएटिव एमनीसिया या मनोविच्छेदी स्मृति लोप। इसके बाद हम बात करते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग डिसऑर्डर की, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति की। आप नाम पे अगर ध्यान देंगे तो आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बात किसकी कही जा रही है, आत्मविस्मृति की। यानी पर्सन खुद को ही विस्मृत कर दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी को ही वो भूल जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इससे पहले हम मनोजनिक आत्मविस्मृति के नाम से भी जानते थे। जो ये डिसोसिएटिव फ्यूग डिसऑर्डर है इसे हम मनोजनिक आत्मविस्मृति या साइकोजेनिक फ्यूग के नाम से भी जानते थे। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पर्सन में जो एमनीसिया के लक्षण हैं वो तो दिखाई देते हैं, साथ ही साथ ऐसा होता है कि वो पर्सन अपना घर, अपना जॉब, सारी चीज़ें छोड़कर, मतलब जिस जगह पर वो रह रहा है उन चीज़ों को छोड़कर एक नए जगह पर पहुंच जाता है और नए जगह पर पहुंचकर एक नए नाम, एक नए काम के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। और जब कई महीने बीत जाते हैं तो अचानक उसको एक दिन याद आता है, ऐसा लगता है कि वो जग गया हो और वो अपने आप को देखता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो अपने घर पे था, ये कैसे हो गया। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ होती है। मतलब वो सारी चीज़ें अपनी घर बार सब कुछ छोड़कर एक नए जगह पर पहुंचता है, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद, कई बार ये कुछ दिन, कुछ महीने या हो सकता है कुछ साल भी बीत जाएं, वहाँ पर अचानक से उसको याद आता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो अपने घर पे था, 5 साल पहले यहाँ पे था या 1 साल पहले यहाँ पे था, मैं यहाँ कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ देखने को मिलती हैं। तो जब किसी पर्सन के साथ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम उसे कहाँ पे रखते हैं, डिसोसिएटिव फ्यूग डिसऑर्डर में रखते हैं। और इस चीज़ की शुरुआत कैसे होती है, तो जब इसके पीछे रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस चीज़ की शुरुआत पर्सन के किसी ऐसे मानसिक आघात से होती है कि जहाँ पर पर्सन को एक ऐसा मानसिक आघात लग रहा है कि वो उससे अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है, अपने आप को उससे निकाल ही नहीं पा रहा है। तब पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़कर एक नए लाइफ की शुरुआत कर देता है। इसके बाद हमारा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर आता है, मनोविच्छेदी पहचान विकृति। आपने, अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है तो आपने ज़रूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई मूवी देखी होगी। नहीं देखी है तो अभी मैं कुछ मूवीज़ के नाम बताऊंगा जिन्हें आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरी मूवी नहीं, 1-2 क्लिप यूट्यूब पर डालेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड केस स्टडी मिल जाएंगी या एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही पर्सन के अंदर बहुत से व्यक्तित्व
दिखाई देते हैं। इसीलिए इस डिसऑर्डर को पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था, और अब इसे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जिसे शॉर्ट फॉर्म में DID के नाम से जानते हैं। अब इसको समझे थोड़ा सा कि इसमें होता क्या है। तो इसमें जैसे एक पर्सन है, अब उस पर्सन के अंदर ही कई और पर्सनालिटी देखने को मिलती हैं। जैसे आप हैं, आपके साथ कोई और दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, तो सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है। लेकिन इस डिसऑर्डर में एक ही पर्सन के अंदर कई पर्सनालिटीज़ देखने को मिलती हैं, और कई बार जो ये पर्सनालिटीज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उस व्यक्ति के अंदर दिखती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, अपरिचित, साउथ की मूवी अपरिचित, जिसमें एक पर्सन था जिसको सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तंग था। तो वो चाह कर भी लेकिन उन बुराइयों के खिलाफ नहीं लड़ पाता था। तो उस मूवी में दिखाया गया कि अचानक से एक दिन उसके अंदर एक और पर्सनालिटी डेवलप हो गई, और जो दूसरी पर्सनालिटी थी, दूसरी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा एंगर भरा और बदला लेने वाली, मतलब न्याय करने वाली। जैसे ही कहीं पर कुछ बुरा होता था तो अचानक से ये जो पर्सन था, वो पर्सन का माइंड चेंज हो जाता था और उसके अंदर से एक दूसरी पर्सनालिटी दिखने लगती थी। मतलब बॉडी उसी की रहती थी लेकिन थिंकिंग उसका चेंज, थिंकिंग में एक दूसरी पर्सनालिटी हावी हो जाती थी, और वो पर्सनालिटी फिर क्या करती थी, लोगों को सजा देती थी। जो लोग गलत काम करते हैं उनको सजा देती थी। लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पर्सनालिटी कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट के लिए ही उस पर्सन के ऊपर हावी होती थी। देन उसके बाद उसका जो ओरिजिनल पर्सनालिटी थी वो फिर वापस आ जाता था। इसी तरीके से उसमें और एक चीज़ दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो उस मूवी का मेन हीरो रहता है, वो एक लड़की को लाइक करता है लेकिन कभी भी अपनी बातें उससे नहीं शेयर कर पाता है। तो अंदर ही अंदर क्या करता है कि फ्रस्ट्रेटेड होता रहता है, गुस्सा आता है उसको, परेशान होता रहता है, मानसिक संघर्ष चलते हैं अंदर ही अंदर, और जिसकी वजह से उसके अंदर एक और पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। और वो पर्सनालिटी एक ऐसे पर्सन की होती है, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करने वाली, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाली ऐसी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, वो तीसरी पर्सनालिटी के रूप में। तो फिर जिसके द्वारा फिर वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन में तीन तीन पर्सनालिटी। एक तो उसकी अपनी पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी जो न्याय करती है, दूसरों को सजा देती है, और एक पर्सनालिटी जो उसके दबे हुए प्यार को एक्सप्रेस करती है। तो ऐसे ही, ये तो मूवी की बात होगी, बट ओरिजिनल में ऐसे होता है। अब यहाँ पर एक केस बताया जा रहा है जिसमें टूडी चेस नामक एक लेडी थी जिसके अंदर 92 टाइप की पर्सनालिटी देखी गई। मतलब वो एक ही पर्सन में 92 पर्सन्स की पर्सनालिटी देखी गई। अब इनकी शुरुआत कब होती है, DID की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत में जब रिसर्च किया गया इससे रिलेटेड, तो पाया गया कि इसकी शुरुआत आरंभिक बाल्यावस्था से ही हो जाती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज से हो जाती है। जब यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि जब किसी बच्चे के साथ बचपन में ही बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया हो, खासकर सेक्सुअल एब्यूज़, लैंगिक दुर्व्यवहार किया गया हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे के अंदर तीव्र सांवेगिक आघात पहुंचता है, और जिसके बाद वो इस आघात से खुद को बचाने के लिए उसका अनकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से आगे चलकर उसे DID का मानसिक रोग उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है।
अब दूसरे कारण की बात करें तो इसमें आत्मसम्मोहन सेल्फ हिप्नोसिस को इम्पॉर्टेंट बताया गया है कि कई बार पर्सन सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपने अंदर एक और पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है। अब सेल्फ हिप्नोसिस होता क्या है? तो आत्मसम्मोहन से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अपनी इच्छा से एक ऐसी ट्रांस स्टेज, स्तब्धता की अवस्था में ला देता है जिसमें वह सारे गुण होते हैं जो औपचारिक रूप से उत्पन्न किए गए सम्मोहन का होता है। मतलब इसमें पर्सन खुद को एक नए पर्सनालिटी के रूप में बदल देता है, जिस पर्सनालिटी में वो खुद को लाना चाह रहा था। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो कई बार काफ़ी लंबे समय तक उस पर्सनालिटी के रूप में ही वो खुद को बदले रहता है, या कई बार बहुत जल्दी वो फिर से अपनी पर्सनालिटी में आ जाता है। जैसे आपने एक और मूवी देखा होगा भूल भुलैया, जिसमें जो विद्या बालन रहती हैं वो मंजुलिका नामक एक जो डांसर रहती है, नर्तकी रहती है, उसकी पर्सनालिटी से वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि वो खुद को उस पर्सनालिटी के रूप में बदल देती हैं और वो वैसे ही व्यवहार करने लगती हैं, वैसे ही डांस करने लगती हैं जैसे कि वो मंजुलिका करती थी। होता क्यों है? क्योंकि जो उसके साथ उसकी कहानी रहती है मंजुलिका की, तो इनको लगता है कि उसके साथ जो चीज़ें गलत हुई वो इनके साथ भी पहले हो चुकी हैं, तो ये अपनी कहानी को उसकी कहानी से मैच कर लेती हैं और फिर उससे इनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी हो जाती है कि उसकी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वो हावी कर लेती हैं और इनके अंदर मंजुलिका के सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तीसरा रीज़न देखें तो यहाँ पर क्लूफर्ट ने बताया कि कई बार पर्सन खुद की सामवेगिक समस्याओं से निपटने के लिए आत्मसम्मोहन के माध्यम से एक नए व्यक्तित्व का सृजन कर लेता है। जैसे कि आपने देखा ऊपर जो अपरिचित वाला मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें वो जो उसकी सामवेगिक समस्याएं रहती हैं, उसको फ्रस्ट्रेशन रहता है कि सोसाइटी में सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, ये गलत है, वो गलत है, हर चीज़ गलत है। तो उससे बचने के लिए, उन चीज़ों को दूर करने के लिए वो एक नए पर्सनालिटी का डेवलप कर लिया और जिसकी वजह से उसकी सामवेगिक समस्याएं कम हो गई। तो फिर जब ऐसा हो जाता है तो वो भविष्य में फिर अगर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो फिर से एक नए और पर्सनालिटी का खुद में डेवलप कर लेता है। जैसे बाद में फिर वो जो एक रोमियो टाइप पर्सनालिटी डेवलप कर लेता है खुद में, जिसमें वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसी तरीके से पर्सन कई बार क्या करते हैं कि अपने अंदर लगातार कई पर्सनालिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ये डेवलप करते हैं या उन्हें पता रहता है, उन्हें कई बार इन चीज़ों का पता भी नहीं होता है कि उनके अंदर कोई नई पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर DID को देखा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को, और कैसे कैसे उसके अंदर किसी पर्सन के अंदर ये डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, उन चीज़ों को देखा। अब आइए हम इसकी थेरेपी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, इसीलिए हम सिर्फ इसी की थेरेपी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मेनली 2 थेरेपीज बताई गई हैं। पहला है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें पर्सन की जो थिंकिंग है, जो उसके इरेशनल थॉट्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। उस पर्सन को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है कि जिससे वो अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को सही कर सके, और जब वो अपने थॉट प्रोसेस को सही कर लेता है तो फिर वो नई पर्सनालिटी को, या जो मल्टीपल पर्सनालिटीज उसके अंदर हैं, उसको अर्थहीन समझने लगता है और धीरे धीरे ये लक्षण उसके अंदर से समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मनोमितिक चिकित्सा या साइकोडायनेमिक, मनोगतिक होना चाहिए यहाँ पे, मनोगतिक चिकित्सा, मनोगतिकी चिकित्सा, साइकोडायनेमिक थेरेपी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन को, रोगी को क्या करते हैं कि हिप्नोसिस की अवस्था में ले जाकर उसको हिप्नोटाइज करके उसकी जो जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उन सभी पर्सनालिटीज़ से उसको अवगत कराते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये पर्सनालिटीज़ भी हैं, और उससे ये विश्वास दिलाते हैं कि ये पर्सनालिटीज़ जो तुम्हारे अंदर हैं वो तुम्हारी एक ही बॉडी है, लेकिन तुम्हारी एक ही बॉडी में कई सारी पर्सनालिटीज़ हैं। और ये इसलिए हैं क्योंकि जब तुम
बाल्यावस्था में थे तब तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, लेकिन आज तुम इतने सक्षम हो, इतने काबिल हो कि खुद उन समस्याओं से लड़ सकते हो। आज तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में फिर जब पर्सन को ये चीज़ें बताई जाती हैं और उसको जो चिकित्सक होता है वो सम्मोहन के बाद जब ये सारी चीज़ें समझाता है, तब पर्सन के अंदर जो DID के लक्षण हैं वो दूर होते देखे गए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को दूर कर सकते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।